हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th के अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ चैप्टर के अंतर्गत हम ठोसों में बैंड ऊर्जा, वर्जित ऊर्जा बैंड के आधार पर वर्गीकरण, शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक तथा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक आवेशवाहक तथा इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस है, फोटो डायोड है, तो इन सबको आपको अच्छे से समझने के लिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अर्धचालक है क्या, इसमें पी टाइप एन टाइप पदार्थ कैसे बना और ये जो है किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये आप अच्छे से जानें। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको ऊर्जा बैंड के बारे में डिटेल बताना चाहूँगा, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बहुत ही टिपिकल होता है। इसे आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है और यह आगे भी आपको काम आएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी आइटम के, जैसे सपोज कर लीजिए सोडियम है, 11 Na23 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास इसका 23 है। तो इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो K, L, M, N इसके कोष या कक्ष होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32 होता है। इसी तरह से इसमें उप कोषों की संख्या K के लिए 1 होती है, L में 2 होती है, M 3 होता है और N में 4 होता है। यह उपकोष क्या था? जैसे पहले में होता है 1s2, तो सिर्फ S कक्षक है, दूसरे में S और P दोनों होते हैं, तीसरे में S, P, D तीनों होते हैं और चौथे में S, P, D और F। तो इस तरह से यह उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो गया। अब इसमें आपको ये पता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो आप एनर्जी लेवल के बारे में जाने थोड़ा। जैसे सोडियम के लिए आपने ये देखा कि इसका जो K कोष था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। जो N इक्वल्स टू 2 अर्थात L है, इसमें 2s2 2p6, यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यह 2 एनर्जी लेवल में हुआ। ठीक इसी तरह से 3s 3p 3d इस तरह से आगे जाएगा। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन अब बचा है, क्योंकि इसके 11 थे तो 2 और 8 10 हो गए, 1 बचा। यह 1 जो है 3s1 में है। अब यह क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया ये ऑर्बिट में। अब यहां पर आप ये देखें कि अगर इसी तरह से किसी विलगित परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की विविक्त ऊर्जा स्थितियों को, माने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को दिखाने वाली क्षैतिज रेखाओं को ऊर्जा स्तर आरेख या एनर्जी लेवल डायग्राम शार्ट में ELD कहते हैं। जैसे आपने दिखा दिया कि इसमें S में 1 का है, S और P यहाँ पर इसमें 2 हो गए, इसमें इस तरह से 3 4 इस तरह से होंगे। तो इसी जो है, जो क्षैतिज लाइन दिखाई गई है, इस लाइन को एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। यदि किसी क्रिस्टल का एक अकेला ऊर्जा स्तर आरेख खींचा जाए तो इस आरेख में एक दूसरे पर अध्यारोपित बहुत सी सारी क्षैतिज रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार निर्मित ज्यामिति को ऊर्जा परास या ऊर्जा बैंड कहते हैं। यानी जैसे एक आ गया कि जैसे इसमें P है, तो ये जो P एनर्जी लेवल के ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें अगर इसी के एनर्जी, क्योंकि इसकी एनर्जी कुछ स्टार्टिंग से लेके कुछ एंड तक होगी, तो अगर हम उसको अलग अलग पोर्शन में बांटते हैं और उसको क्षैतिज रेखा से अगर दिखाते हैं तो उस पूरे पोर्शन को हम ऊर्जा परास या ऊर्जा बैंड कहते हैं। सिलिकॉन में ऊर्जा बैंड, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होगा। अब आप इसमें देख रहे हैं कि वाह्यतम कक्षा में 3s2 यानी S कक्ष तो भरा हुआ है, लेकिन P2
यानी इसमें जो है 6 की कैपेसिटी है, 6 की, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि यह आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो अगर आप इसे दिखाएं इस एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब 3s2 और 3p2 के बीच में यहां पर वर्जित ऊर्जा बैंड यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। अब यह फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, कैसे बनता है सिलिकॉन के अंदर, यह आप आगे देखें डिटेल। जैसे ये सिलिकॉन परमाणु के लिए लिया गया है, तो इसमें यह दिखाया गया है कि जब कोई सामान्य सिलिकॉन का परमाणु होता है तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वह जो है 2 से 3 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी होती है। 2 से 3 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी होती है। लेकिन जब ये 2 से 3 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी होती है, उस स्थिति में होता क्या है, देखिए L बराबर 0, L बराबर n-2 यहां दिखाया गया है। और इसी तरह से यह 3s2 और 3p2 वाला केस है, 3s2 और 3p2 वाला, यानी ये s और ये p का। तो L बराबर 0 और L बराबर 1 ये nth कोष के लिए है। तो अब यहां पर आप ये देख रहे हैं कि 3s2 माने s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो अगर इस परमाणु के सिलिकॉन के n परमाणु ले लिए जाएं तो n इलेक्ट्रॉन होंगे। तो s2 है, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो n का हो गया तो 2n इलेक्ट्रॉन हो गए। 2n अवस्थाएं हैं और 2n इलेक्ट्रॉन है। लेकिन p स्थिति में क्या है कि p6 इसकी कैपेसिटी 6 की होती है, लेकिन इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 6n की ये अवस्था है, लेकिन इसमें 2n इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यह रीजन ए बन गया, यह जो है रीजन ए बन गया। अगर आप ये देखें सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये लास्ट में 3s2 3p2 और यहाँ पर 4s2 और 4p2 आता है। तो इन दोनों के आउटर सेम है। इसी तरह से कहा गया कि सिलिकॉन की वाह्यतम कक्षा 3 है, 3s2 3p2 है यानी 3 है, और जर्मेनियम की वाह्यतम कक्षा 4 है, 4s2 4p2 है। तो यदि परमाणुओं की कुल संख्या n हो तो वाह्यतम कक्षा में 4n इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4, तो 4n इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से 2n s अवस्था में और 2n p अवस्था में होंगे। जबकि p अवस्था में 6n अधिकतम हो सकते हैं, अतः p अवस्था में कुछ अवस्थाएं रिक्त होंगी, जो कि क्षेत्र a में दिखाया गया है। वो फिगर आपने देखा, भी इस फिगर में देखा। ये क्षेत्र ए दिखाया गया है। अब आप बी के लिए देखिए, तो बी के लिए क्या है कि जब परमाणु ठोस बनाने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, तो जब एक दूसरे के निकट आएंगे तो उनके बीच की दूरी घटेगी। जब बीच की दूरी घटती है तो एस अवस्था के 2n तथा p अवस्था के 6n अवस्थाएं ऊर्जा बैंड में टूट जाती हैं। जब वो और पास आते हैं तो s अवस्था के 2n और p अवस्था के 6n अवस्थाएं ऊर्जा बैंड में टूट जाते हैं, जो कि पहले बैंड से एक ऊर्जा अंतराल द्वारा अलग होता है। मतलब कि दोनों के बीच में कुछ गैप होता है। तो ये देखिए बी स्थिति में दिखाया गया है कि यह 2n अवस्था थी, तो यह 2n अवस्था जो है अपने एनर्जी लेवल में ब्रेक हो गया। इसी तरह से यह 6n अवस्था वाला यह एनर्जी लेवल में ब्रेक हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच में एक अंतराल होता है। यह अंतराल, ये देख रहे होंगे, यह ऊर्जा अंतराल यहां पर इसका बना। तो अब इस स्थिति में क्या है कि 2n अवस्थाएं हैं और 2n इलेक्ट्रॉन हैं। यहां पर 6n अवस्थाएं हैं लेकिन 2n इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात 4n स्टेट यहां पर खाली है। अब अगर परमाणुओं के बीच की दूरी और कम की जाती है, परमाणुओं के बीच की दूरी और कम की जाती है, तो परमाणुओं के बीच और कम दूरी होने पर s अवस्था और p अवस्था के ऊर्जा बैंड एक दूसरे में मिल जाते हैं, जिसमें p अवस्था के ऊर्जा स्तर की निचली ऊर्जा अवस्था s अवस्था के ऊर्जा स्तर के सबसे ऊपरी अवस्था के भी नीचे चली जाती है।
अतः इस स्थिति में कोई ऊर्जा अंतराल नहीं रहता है, जो कि दिखाया गया है क्षेत्र सी में। तो ये क्षेत्र सी देखें, ये कहा गया कि इसका जो है 2n का यह लेवल जो है ये ऊपर की तरफ गया, ये दिखाया गया है। इसी तरह से 6n का जो निचला एनर्जी लेवल है वह इसके नीचे चला जाता है। जब इसके नीचे चला जाता है तो अब जो क्षेत्र C बना, तो इसमें P और N, ये जो P की अवस्था थी और ये जो N की अवस्था है, इसके बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं हो रहा, मतलब कि ये एक दूसरे से ओवरलैप कर गए। लेकिन जब इनके परमाणुओं के बीच की दूरी और घटती है, तो जब और घटती है तो उस स्थिति में यह S और P एनर्जी लेवल के जो 6n P टाइप के, मैंने P अवस्था में और S अवस्था में 2n, ये जो है फिर से विभक्त हो जाते हैं। अंततः यदि परमाणुओं के बीच की दूरी और कम हो जाती है तो ऊर्जा बैंड फिर से विभक्त हो जाते हैं और एक ऊर्जा अंतराल Eg से पृथक हो जाते हैं, जो कि क्षेत्र D में दिखाया गया है। तो अब इस तरह से प्राप्य ऊर्जा अवस्थाओं की संपूर्ण संख्या 8n है, 2n S से और 6n P से को फिर से दो बैंडों में बांट दिया जाता है। तो जब ये बढ़ता है तो 4n + 4n में बढ़ता है। निचले बैंड में 4n अवस्थाएं हैं, इसलिए यह बैंड संयोजकता बैंड कहलाता है और पूर्ण रूप से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें 4n अर्थात S2 और P2 4 इलेक्ट्रॉन है और यह भरा हुआ है। तो 4n अवस्थाएं नीचे की भर गई, लेकिन ऊपर का हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा है, जबकि ऊपरी बैंड जिसको चालन बैंड कहते हैं, यह पूर्णतः खाली है, क्योंकि यह जो 4n स्टेट था नीचे का वह भरा हुआ है और ऊपर का जो 4n स्टेट है वह स्टेट खाली है। तो ये देखिए क्षेत्र डी में ये दिखाया गया था। तो जब क्षेत्र डी में दिखाया गया कि ये फिर से जब बट जाते हैं तो ये एरो देख रहे हैं, यहां से लेकर के और ये यहां तक, इनके बीच में यह एनर्जी गैप अब जो है हमेशा के लिए बन गया। जब यह एनर्जी गैप बन गया तो इसमें आप देख रहे हैं कि S का 4n टोटल 2n और 6n 8n, तो 8n अवस्थाएं दो भाग में बटी, 4n अवस्था और 4n अवस्था, जिसमें 4n जो नीचे का पोर्शन है जिसको कि हम संयोजक बैंड या संयोजी बैंड कहते हैं, यह पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो आउटर है जिसको चालन बैंड कहते हैं, इसकी 4n अवस्था है लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो चालन बैंड पूर्णतः खाली है और संयोजी बैंड पूर्णतः भरा हुआ है। तो ये जो है इसकी, यहां से ये जो देख रहे होंगे, यह इसकी वास्तविक दूरी है। तो सिलिकॉन में, जर्मेनियम में इस तरह से यह फॉरबिडन एनर्जी गैप का निर्माण हो जाता है। अब इसी तरह से हम ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। तो अचालक इस स्थिति में, यानी ये ऊर्जा बैंड के रूप में है, तो संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ये जो संयोजी बैंड है, बैलेंस बैंड, यह पूर्ण रूप से भरे होते हैं। चालन बैंड रिक्त होते हैं। जो कंडक्शन बैंड है यह पूरा का पूरा खाली होता है। वर्जित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई Eg इज ग्रेटर देन 3eV, दोनों के बीच अर्थात संयोजी बैंड का ऊपरी सिरा और चालन बैंड का निचली सिरे के बीच की जो दूरी होती है यह एनर्जी गैप होती है और यह माने अचालक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल डायमंड के लिए दिखाया गया है कि इसके चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच की जो दूरी होती है, जिसको कि हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, यह 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चालक के स्थिति में संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं। संयोजी बैंड और चालन बैंड पूर्ण रूप या आंशिक रूप से अध्यारोपित होते हैं, यानी यह कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। जब ओवरलैप करते हैं तो दोनों के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं रह जाता है, या अगर किसी परमाणु में एनर्जी गैप होगा भी तो बहुत ही कम होता है।
मोस्टली यह ओवरलैप्ड होते हैं, तो इनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य के बराबर होता है, जिससे कमरे के ताप पर ही ऊष्मीय विक्षोभ के कारण चालन बैंड में पर्याप्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। यानी रूम टेम्परेचर पर ही वैलेंस बैंड से बहुत से इलेक्ट्रॉन वह कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जब इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है और वैद्युत धारा का प्रवाह कंटिन्यूअस बन जाता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर। तो अब अर्धचालक जो कि इस चैप्टर का मेन हिस्सा है, तो अर्धचालक कहते किसे हैं? अर्धचालक को आप परिभाषित कैसे करेंगे? तो अर्धचालक के लिए कहा जाता है कि जिसकी चालकता धातु से कम तथा अचालक यानी विद्युत रोधी पदार्थों से अधिक होती है। तो इनकी प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻6 ओम मीटर तक होती है, जबकि इसकी चालकता 10⁻5 से 10⁻6 साइमन पर मीटर होती है। एनर्जी गैप के फॉर्म में अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यानी बैलेंस बैंड के ऊपरी सिरे और कंडक्शन बैंड के निचले सिरे के बीच की दूरी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो यह अर्धचालक होगा। जैसे यह जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए दिखाया गया है। जर्मेनियम के केस में बैलेंस बैंड के ऊपरी सिरे और कंडक्शन बैंड के निचली सिरे के बीच की जो गैप है, एनर्जी गैप, यह 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये जर्मेनियम के लिए। इसी तरह सिलिकॉन के लिए यह गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी कारण से इसके इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि यह आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाएं, अगर यह आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो यह चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो आप कह सकते हैं, जो आपने ऊपर अभी तक स्टडी किया इसके आधार पर कह सकते हैं कि अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक अथवा चालकता बहुत कम होती है। उनके चालन बैंड के निचली तली तथा संयोजी बैंड के ऊपरी सिरे के बीच अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। अब ये जो सेमीकंडक्टर हैं यह तात्विक अर्धचालक होते हैं, माने एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, और इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम है। यौगिक अर्धचालक कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इसमें ये 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो इनऑर्गेनिक में कैडमियम सल्फाइड, ये गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम और इंडियम फास्फाइड, ये इनऑर्गेनिक यौगिक अर्धचालक होते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक एंथ्रासीन और डोप्ड थैलोसियानिस, ये जो है ऑर्गेनिक यौगिक अर्धचालक हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक पॉलीमर्स पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन, ये जो है इसके यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम तात्विक अर्धचालक और यौगिक अर्धचालक में ये इनऑर्गेनिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यह निज अर्धचालक क्या होता है, जिसको कि शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य न मिला हो निज अर्धचालक कहलाता है, जैसे शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। अभी आपने देखा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के ही आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब हो गया कि यह आपस में सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो अगर यह सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो जैसे ये देखिए, जैसे ये सिलिकॉन का अगर ये सभी परमाणु हैं तो ये 4 है इसका, अगर इसको बीच से देखें 4 है, तो एक इधर, एक ऊपर वाले से, एक इस तरफ और ये आपस में चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बैंड के द्वारा जो है अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। तो अगर इस निज अर्धचालक में अगर हम इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित कराना चाहें
यानी वैद्युत धारा का प्रवाह अगर चाहते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड नहीं है। इसका मतलब कि आसानी से इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकती है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए आप क्या करेंगे, होता क्या है कि जब यह ऊष्मीय ऊर्जा इनके पास कुछ दी गई, जैसे रूम टेम्परेचर पर है, तो जब रूम टेम्परेचर पर है तो इस ऊष्मीय ऊर्जा के कारण कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके ऊपर चला गया, मतलब परमाणु में ऊपर की तरफ आ गया, तो यहां पर एक रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब यहां पर एक रिक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उसी समय हो सकता है कि स्थान 2 पर जो इलेक्ट्रॉन था इसको बाहर से कुछ एनर्जी मिल गई, और जब ऊष्मीय एनर्जी इतनी मिली कि यह इस स्थान को छोड़ करके यह स्थान 1 पर चला गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जंप करके एक दूसरे स्थान को फुलफिल करते रहते हैं। और ये देखिए, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि ये स्थान 1 पे जब यह स्थान 2 वाला इलेक्ट्रॉन गया, जैसे स्थान 1 से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स हो गया कोटर, यानी पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जैसे ही जो है दूसरा वाला यह स्थान 2 से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल करके जाके स्थान 1 को भर दिया तो यहां कोटर उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन यह इतने पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं कि वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। तो इस तरह से निज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटरों की संख्या के बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने कोटर, क्योंकि अभी आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके कहीं गया तो वहां कोटर उत्पन्न हुआ, दूसरा जो है जब जंप करता है तो फिर वहां पर एक कोटर। तो कोटरों की संख्या, और जिसको होल्स कहते हैं, यानी होल्स और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, जिसको कि Ni कहते हैं। आई इंट्रिंजिक, मतलब आई स्टैंड्स फॉर इंट्रिंजिक। और इसमें जो उत्पन्न धारा होगी वह इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होती है। जैसे इसमें एनर्जी गैप के रूप में दिखाया गया है, यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये इसका बैलेंस बैंड और ये इसका कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप। T बराबर 0 K पर अचालक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि जितने कोटर थे उतने ही होल्स थे, और यह जो इसमें जो चालन हो रहा था वह अपर्याप्त है वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए। लेकिन T बराबर 0 K पर कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें विक्षोभ के कारण उत्तेजित होकर संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तथा संयोजी बैंड में कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कहा गया कि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच गया ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, तो जब यहां से जंप करेगा तो उसका स्थान खाली हो गया, रिक्त स्थान हो गया, यही रिक्त स्थान होल कहलाता है। तो इस तरह से इसमें होल्स जो है क्रिएट हो जाते हैं। अपद्रव्यीय अर्धचालक एक्सट्रिंजिक, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के अर्धचालकों को अपद्रव्यीय, बाह्य या अशुद्धि अर्धचालक कहते हैं। तो यहां पर जो मिलाया जाता है अशुद्धि, उसे लिया जाता है ppm में। ppm का मतलब होता है पार्टिकल पर मिलियन, पार्टिकल पर मिलियन, अर्थात 10 लाख परमाणुओं में एक परमाणु। तो जब इसकी डोपिंग की जाती है, अब ये डोपिंग होती क्या है, वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिश्रित करना, मादन या अपमिश्रण डोपिंग कहलाता है। मतलब कि मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी इन ए पर्टिकुलर मैनर, और जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे अपमिश्रक डोपेंट कहते हैं। जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे डोपेंट्स कहते हैं। तो अपमिश्रक 2 प्रकार के उपयोग में लाए जाते हैं। एक पंच संयोजक जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, यह एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। त्रिसंयोजक जैसे एल्यूमिनियम, बोरान, इंडियम, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर
बनाने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एन टाइप और पी टाइप क्या है। तो एन टाइप अर्धचालक क्या होता है ये देखिए। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला अपमिश्रक मिलाया जाता है तो अपमिश्रक का एक परमाणु सिलिकॉन या जर्मेनियम के एक परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बना लेते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जनक परमाणु से दुर्बल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इसलिए इसे मुक्त करने के लिए जो आयनन ऊर्जा होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे देखिए, ये जो 444 दिखाया गया था यह सिलिकॉन के लिए दिखाया गया था या जर्मेनियम के लिए दिखाया गया था। इसमें एक पंच संयोजी, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर आर्सेनिक मिला दिया, इसमें जो है आर्सेनिक मिला दिया, तो यह जब आएगा तो यह 5 संयोजकता वाला है। जब 5 संयोजकता वाला है तो 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा। यह 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन ये 1 2 3 4 इसके साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। लेकिन एक जो है यह यहां पर फ्री है, लेकिन यह जो है इससे बंधा हुआ है, अर्थात बंधा हुआ तो है लेकिन इसके साथ इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी पकड़ कम है। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम ऊर्जा देकर के यहां से निकाला जा सकता है। तो यही यहां कहा गया कि पंच संयोजी द्वारा प्रदत्त असंबद्ध मुक्त इलेक्ट्रॉन यह हुआ। अब देखिए, जर्मेनियम में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। यानी अब इसमें इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए अगर जर्मेनियम है तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन अगर है तो 0.05 वोल्ट एनर्जी चाहिए। जबकि कमरे के ताप पर चालन हेतु जर्मेनियम में 0.72 eV और सिलिकॉन में 1.2 eV ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा कि जब इसमें अशुद्धि मिला दी गई तो इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता है। अब देखिए, यह दाता क्रोड है, जैसे कि आर्सेनिक था, दाता क्रोड है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ये मुक्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ। तो जब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया ना, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया मतलब कि अब इस पे टोटल चार्ज अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अधिक होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर अधिक हुआ तो ये एन टाइप का हुआ, निगेटिव हुआ। तो इस तरह से जब पंच संयोजकता वाला हम मिला देते हैं तो वह एन टाइप का यानी निगेटिव अर्धचालक यानी एन टाइप का अर्धचालक बनेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्टर्स की बात करें अगर हम, तो जो आवेशवाहक होते हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होंगे तो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्वार्टर होंगे। जो मेजॉरिटी होगी वो इलेक्ट्रॉनों की होगी और जो माइनॉरिटी होगी वह होल्स या क्वार्टर की होगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, यानी होल्स की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होगी। तो इसमें जो आवेशवाहक होंगे बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे। पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक के लिए जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला अपमिश्रक मिलाया जाता है तो अपमिश्रक का एक परमाणु सिलिकॉन या जर्मेनियम के एक परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बना लेते हैं तथा 1 इलेक्ट्रॉन की कमी से एक क्वार्टर यानी रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए निकटवर्ती परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन कुदान भर सकता है, जिससे उसके स्थान पर फिर एक क्वार्टर उत्पन्न हो जाता है और यही क्वार्टर या होल चालन के लिए उपलब्ध रहता है। अब देखिए, इसमें 3 संयोजकता वाला मिलाया गया। जब 3 संयोजकता वाला मिलाया गया तो यह 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। जब 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया तो 1 2 और ये इन तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के सहसंयोजकता बंध बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया यानी यहां पे रिक्त स्थान हो गया, रिक्त स्थान मीन्स हो गया होल। तो अब इसमें जो है यही होल, जब कोई इलेक्ट्रॉन ये नजदीकी इलेक्ट्रॉन जैसे कुदान भरता है, माने इसको अगर कुछ एनर्जी मिली T
ग्रेटर देन 0 के पर अगर है तो ऊर्जा मिली, तो यह चला गया कोटर में, और जब ये कोटर में चला गया तो फिर यहां कोटर उत्पन्न हो गया। फिर अगर सपोज कर लीजिए कि यहां से यह यहां पर जंप मारा तो फिर यहां कोटर उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स जो है वो अधिक होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स हो गया पॉजिटिव, यानी यह पूरा जो अर्धचालक हुआ यह पॉजिटिव टाइप का हो गया, अर्थात पी टाइप अर्धचालक बना। अब इसे अगर हम कैसे जो है ऊर्जा लेवल इनकी कम हो गई इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो दाता अशुद्धियों के कारण अतिरिक्त ऊर्जा अवस्था ईडी तथा ग्राही अशुद्धियों के कारण अतिरिक्त ऊर्जा अवस्था ईए भी होती है। यह ईए और ईडी क्या है तो देखिए, एन टाइप सिलिकॉन अर्धचालक के लिए T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर जो D का लेवल होता है वह कंडक्शन बैंड से थोड़ा उसके निचली तली से थोड़ा नीचे होता है। मीन्स इसके बीच की जो गैपिंग होती है यह 0.01 EV होती है। तो दाता ऊर्जा स्तर ED चालक बैंड की तली से कुछ नीचे होता है। ये देखिए कुछ नीचे होता है, जिससे बहुत कम ऊर्जा की आपूर्ति पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार चालन बैंड में अधिकांश इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धियों से आते हैं, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आ रहे हैं, दाता अशुद्धि की वजह से आए। ठीक इसी तरह से पी टाइप के लिए, ये देखिए पी टाइप के लिए दिखाया गया है। इसमें ग्राही ऊर्जा स्तर EA संयोजी बैंड के शीर्ष से कुछ ऊपर होता है, अतः बहुत कम ऊर्जा आपूर्ति होने पर भी संयोजी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन EA के स्तर पर कुदान भर लेता है और ग्राही को ऋणात्मक आयनित कर देता है। सामान्य कमरे के ताप पर अधिकांश ग्राही परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं तथा संयोजी बैंड में कोटर बच जाते हैं। अतः पी टाइप में होलों का घनत्व मुख्य रूप से अशुद्धियों के कारण होता है, अर्थात इसमें मेन जो चार्ज कैरियर हैं वह होल्स होते हैं। तो इसमें होल्स कैसे बन गए, ये आपने देखा कि EA जो है, EA लेवल जो है वह बैलेंस बैंड के थोड़ा सा यानी इसके तली से थोड़ा ऊपर है। तली क्या कर लीजिए, शीर्ष कर लीजिए, यह शीर्ष से थोड़ा सा ऊपर है। इसका मतलब है कि थर्मल कंडीशन में ही मीन्स रूम टेम्परेचर पर ही कुछ इलेक्ट्रॉन यह कुदान भर लेते हैं। जब ये कुदान भर लेते हैं तो यहाँ से अपनी जगह छोड़ करके चले जाते हैं। जब अपनी जगह छोड़ करके जाते हैं तो यहाँ पर कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें जो चालन है वह कोटर के कारण है और इसी कारण से जो है कोटर का घनत्व तो इसमें अधिक होता है। अब इस पर जो है ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। किसी शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 × 10⁻28 परमाणु पर मीटर क्यूब है। इसे पंच संयोजी आर्सेनिक से 1 ppm सांद्रता पर अपमिश्रित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की संख्या परिकलित कीजिए। दिया गया है Ni की वैल्यू ये। अब यहाँ पर देखिए आर्सेनिक पंच संयोजकता वाला होता है, इसे मिलाया गया है 1 ppm सांद्रता पर। 1 ppm का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल पर मिलियन, यानी सिलिकॉन के 10 लाख परमाणुओं में एक परमाणु आर्सेनिक का मिलाया गया है। तो जब सिलिकॉन के 5 × 10⁻28 परमाणु हैं पर मीटर क्यूब तो आर्सेनिक के कितने मिलाए गए, इसका मतलब कि इसमें हम 10 लाख से भाग दे दें। तो Ni की वैल्यू है 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब और ये नंबर ऑफ जो डोपेंट्स हैं ये Nd 5 × 10⁻28 और 10 लाख से भाग दे दिएगा 10⁻6 से, इक्वल्स टू ये आ गया 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि Ni की वैल्यू जो इंट्रिंसिक के केस में था, Ni की वैल्यू जो है Nd से बहुत ही कम है। तो आर्सेनिक पंच संयोजकता वाला है, इसका मतलब है कि जो परमाणु इसके द्वारा दिए गए हैं उनकी वजह से
इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होंगे। तो Ne इक्वल्स नियरली इक्वल्स टू Nd के, और इसकी वैल्यू 5 × 1022 पर मीटर क्यूब है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में Ne × NH बराबर Ni² होता है। तो NH की वैल्यू हो गई Ni² Ne, और Ni की वैल्यू यहाँ से आप नोट कर लेंगे 1.5 10⁻16 का होल स्क्वायर अपॉन 5 × 10⁻22, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 2.25 10⁻32 अपॉन 5 × 10⁻22 आ गया। इसको डिवाइड कर लीजिए 0.45 10 ये माइनस आ गया 32 - 22 तो 10 आ गया। अब इस 10 में से एक पॉइंट इधर शिफ्ट करते अगर हैं तो पावर 9 हो जाएगा। तो NH बराबर हो गया 4.5 × 10⁻9। अब जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ये कैसा है, N टाइप का है या P टाइप का है, तो आप देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 × 10⁻22 है और नंबर ऑफ होल्स जो है 4.5 10⁻9 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, इसका मतलब है कि यह N टाइप का बनेगा। ठीक इसी पर दूसरा क्वेश्चन है कि सिलिकॉन परमाणुओं की संख्या 5 × 10⁻28 परमाणु पर मीटर क्यूब है। यह साथ आर्सेनिक के 5 × 10⁻22 परमाणु पर मीटर क्यूब और इंडियम के 5 × 10⁻20 परमाणु पर मीटर क्यूब से अपमिश्रित किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि आर्सेनिक भी मिलाया गया है और इंडियम भी मिलाया गया है। तो पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की संख्या प्रतिक्रिया कीजिए। Ni दिया गया है और यह भी बताना है कि पदार्थ N प्रकार का है या P प्रकार का है। तो Ni की वैल्यू आप नोट करिए 1.5 10⁻16 पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ डोपेंट्स डोनर है यहाँ पर आर्सेनिक, यह 5 10⁻22 है, और एक्सेप्टर इंडियम होगा क्योंकि आर्सेनिक जो है N टाइप का अपद्रव्य है जबकि इंडियम P टाइप का अपद्रव्य है। तो ये आर्सेनिक का 5 × 10⁻22 जो कि Nd हुआ और इंडियम का Na हुआ एक्सेप्टर, तो 5 10⁻20। तो N टाइप के अपद्रव्यों की संख्या P टाइप के अपद्रव्यों से अधिक है, इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी Ne = Nd - Na होगी। अब यहाँ से आप इसको वैल्यू पुट कर लीजिए। Nd की वैल्यू है 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब माइनस Na 5 × 10⁻20 पर मीटर क्यूब। अब इसको पावर सेम करेंगे आप, तो ये 20 है, तो या तो आप इसको 20 को 22 करिए या फिर इस 22 को 20 कर लीजिए, तो ये आसान होगा। तो इसमें से 2 जीरो ले लेते हैं तो यहाँ 500 हो गया। 500 - 5 × 10⁻20, इसको आप माइनस कर लेंगे 495 10⁻20, इसको डेसिमल लगा लीजिए फिर से, तो 4.95 अगर करते हैं तो फिर ये आ गया 4.95 10⁻22 पर मीटर क्यूब। और थर्मल इक्विलिब्रियम केस में तापीय साम्य में Ne और NH = Ni², तो इससे NH = हो गया Ni² Ne, वैल्यू पुट करेंगे तो 1.5 10⁻16 का स्क्वायर अपॉन Ne, यहाँ से आप निकाले हैं 4.95 10⁻22, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.25 अपॉन 4.95 डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.454 और इंटू 10⁻32 - 22 तो ये 10 आ गया। ये डेसिमल राइट शिफ्ट करेंगे तो एक पावर घट जाएगा तो 4.54 10⁻9, यानी NH हो गया 4.54 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4.95 10⁻22 हैं पर मीटर क्यूब और NH 4.54 10⁻9 पर मीटर क्यूब हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन NH, नंबर ऑफ होल्स। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, यानी पदार्थ पूरा कैसा होगा? N प्रकार का होगा।